वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सीटेट बाय अजमल सर। जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में सीटेट क्लासेस जो है करवाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको सीटेट का पूरा कोर्स फ्री में, साथ में जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये था हमारे इस चैनल का इंट्रो। अब हम तैयारी करवा रहे हैं इस बार जो सीटेट आने वाला है उसके लिए, ठीक है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि जो हमने प्रीवियस ईयर में जो करवाया था सीटेट के लिए वो ओल्ड एनसीईआरटी से था। अब मार्केट में न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है और जो पिछला पेपर बना था वो न्यू एनसीईआरटी से ही बना था, ठीक है। तो इसलिए हमने ये अब तैयार किया है न्यू एनसीईआरटी से वापस से नोट्स बनाना, और इसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आपको नोट्स बिल्कुल विदाउट कॉस्ट दिए जाएंगे। आपको सिर्फ, अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो आपको ये करना है, इस वाले नंबर पर 7597535674 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। और कहाँ करना है? व्हाट्सएप पे करना है। कॉल करना नहीं है आपको सिर्फ मैसेज करना है और नोट्स के लिए बोलना है। उसके बाद आपको ग्रुप से कनेक्टेड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं, पुराने और नए, सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी कनेक्टेड है और साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी इसमें कनेक्टेड है। तो आप वहां से जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं अध्याय 1 कक्षा 6 की। हम बात करेंगे आज कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। इस एनसीईआरटी में जो अध्याय है कि एक है, उसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ये पहले पाठ का इसका नाम है। तो इससे आगे चलने से पहले आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान के बारे में जो न्यू एनसीईआरटी में बताया गया है वो कुल 6 चीज़ों के बारे में बताया गया। उनमें से 5 को मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। उसमें बताया गया है भारत। पहला जो टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व, उसमें भूभाग और उसके क्षेत्र। इसमें 3 टॉपिक बताए गए हैं, स्थल रूप एवं जीवन, महासागर व महाद्वीप, और पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। सीटेट के लिए अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों टॉपिक से 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं, कहीं पर भी आपके नहीं जाएंगे। जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पहले ही पता है किस प्रकार से हम स्टडी करवाते हैं। आपको प्योरली पूरे नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने बीच में एक बार टाइप्ड नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था तो स्टूडेंट्स की मांग थी कि हैंड रिटन ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से हैंड रिटन बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले टॉपिक में हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर हम बात करें इतिहास से संबंधित 2 इसमें पार्ट बताए गए हैं। पहला है अतीत के चित्रपट, जिसमें 3 टॉपिक हैं। भारत की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह जो चलती थी, वो इस टॉपिक में आ जाएगा। और इंडिया नाम कैसे पड़ा उसके बारे में, और इतिहास की समय रेखा व इसके स्रोत, इतिहास को हम किस प्रकार जानते हैं, इसके बारे में हम इस दूसरे जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे के अंतर्गत हम बात करते हैं हमारी संस्कृति एवं ज्ञान परंपराएं। ये भी एक तरीके से इतिहास का टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे विविधता में एकता और भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जैसे जो है लोक नृत्य वगैरह जिनकी बातें हम करते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर आपका कवर हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे कि शासन एवं लोकतंत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। जो हमारी पॉलिटी जो वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। पॉलिटी वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे परिवार एवं समुदाय। उसके बाद में आधारभूत लोकतंत्र, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं इसमें। आधारभूत लोकतंत्र का मतलब, आधारभूत लोकतंत्र में हम पहले पढ़ेंगे सेंटर का, फिर स्टेट का, उसके बाद में गांव का, ठीक है। नगरीय शासन और ग्राम शासन, इनके बारे में सब में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में हमारे पास में अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आप जानते हो, आर्थिक जीवन में हम क्या इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बातें एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं लेता हूँ, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी के लिए जो एक कथन दिया गया है एनसीईआरटी में, वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास में आ गया है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पूछेगा कहाँ स्थित है, तो अंतरिक्ष में। और किससे बनी हुई है? जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वायु से बनी हुई है। और ये कैसी है? गोलाकार है। तो ये चीज़ें सारी तीनों चारों चीज़ें आपको याद करनी है। अब बात करेंगे हम इस चैप्टर में एक मानचित्र की बात करेंगे। मानचित्र के जो घटक है उनके बारे में बात करेंगे। मानचित्र में अक्षांश होता है उसकी बात करेंगे, और देशांतर की बात करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लास्ट में आपको बताया जाएगा। लास्ट का टॉपिक, उसमें से एक क्वेश्चन उठना पक्का है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहें, क्या टॉपिक है, ठीक है।
मानचित्र पहले बात कर लेते हैं। मानचित्र होता क्या है। मानचित्र में आप भी जानते हो मानचित्र क्या होता है। मानचित्र एक तरीके से हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर किसी भी स्थान का पता करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानचित्र व उसके घटक और प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मानचित्र के प्रकार कितने प्रकार का होता है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र के प्रकार कितने हैं, 3 है, और घटक भी कितने हैं, 3, वो आगे हम बात करेंगे। तीनों प्रकार हम बात करें भौतिक मानचित्र तो इसमें बात करेंगे पर्वत, महासागर और नदियों की। अगर हम बात करें राजनीतिक मानचित्र तो इसमें हम बात करेंगे राज्य, राजधानी, यूटीज, जो यूटीज का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारे पास में थीमेटिक मानचित्र। इसमें हम कोई विशिष्ट सूचना को प्रोवाइड करनी रहती है तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। आगे जो इसी मानचित्र का टॉपिक है उसे बोलते हैं मानचित्र के घटक। इसमें एक तो दूरी आ जाती है घटक में, दिशा आ जाती है, प्रतीक चिन्ह। पूछा जाता है मानचित्र के कितने घटक है तो आंसर मिलेगा 3। तीनों में दूरी, दिशा व प्रतीक चिन्ह। दूरी तो दूरी का तो आपको पता ही किस प्रकार से नापते हैं वो चीज़ें। दिशा के बारे में पढ़ते हैं हम डायरेक्ट। कुल दिशाएं हमारे पास में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल दिशाएं हमारे पास में कितनी होती है, 4 होती है। 4 में ये हो गए हमारे पास में उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। जो हमारे पास में ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया किसके बीच में, उत्तर के और पूर्व के। उत्तर और पूर्व के बीच में जो एरिया रहेगा उसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है ना। इसी प्रकार से दक्षिण और पूर्व के बीच में जो एरिया रहेगा उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, और अगर हम बात करें पश्चिम के और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर के और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ये बीच वाले एरिया हो गए। ये इसको हमने बात कर दी दिशा ज्ञान। ठीक है, 4 दिशाएं होती है और बीच बीच की हमने चारों दिशाओं के बारे में भी देख लिया। आगे बात करेंगे जो पहला घटक था दूरी, दूसरा घटक था दिशा, तीसरा घटक था प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वास्तविक चीज़। जैसे हमारा भवन है, भवन को हमें किसी चीज़ से डिनोट करना है तो हम ऐसा थोड़ी पूरा भवन ही मानचित्र में रख देंगे। तो भवन को किसी एक जो सिंबल से डिनोट करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, प्रतीक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वास्तविक चीज़ें जो वास्तविक वस्तुएं हैं उनको काल्पनिक रूप देना क्या कहलाएगा, प्रतीक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, अब हम पृथ्वी का मानचित्रण के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने नॉर्मल मानचित्रण पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम पृथ्वी का मानचित्रण। ठीक है, पृथ्वी के मानचित्र में पहले हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है और कैसा है, लगभग गोलाकार। इसमें एक वर्ड बोला है लगभग गोलाकार, गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। आगे बात करेंगे ग्लोब की। अब हम अगर पृथ्वी को जानना है तो हम किसको जानते हैं, ग्लोब को जानते हैं। ग्लोब के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करूँ मैं बेहतर प्रतिनिधित्व क्यों करता है समतल मानचित्र की अपेक्षा, क्योंकि ग्लोब की जो आकृति है वही हमारे पृथ्वी की आकृति है। अगर हम बात करेंगे किसकी, समतल मानचित्र की, जो हमारे पास में लटका हुआ रहता है घरों पर, वो मानचित्र क्या है, सटीक जानकारी नहीं दे पाता। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी होती है गोल गोल और ध्रुवों पर चपटी, तो उसी प्रकार का हमारा ग्लोब होता है, इसलिए ग्लोब का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब ग्लोब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझना जरूरी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होती है, किसी भी स्थान की जो स्थिति है, स्थान की स्थिति पूछेगा सवाल, स्थान की स्थिति का ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अक्षांश का, देशांतर का, या फिर निर्देशांक का। अगर निर्देशांक ऑप्शन में उपस्थित है तो आपको निर्देशांक का ही उत्तर देना है। आगे हम बात करेंगे ग्लोब की। देखो ग्लोब आपने देखा ही होगा, ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है। तो मैंने इस तरीके से ग्लोब को गोल बना दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी ग्लोब में जो ऊपर वाला एरिया होता है वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ऊपर हमने दिशा पढ़ी है तो ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो नीचे वाला कौन सा ध्रुव हो गया, दक्षिण, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब जो बीचों बीच इन दोनों ध्रुवों के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, ये जो मैंने बीच की रेखा बना रखी है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा है। ठीक है ना। और बाकी इसके जो विषुवत रेखा है हमारे पास में, इसके समांतर में और भी लाइनें मैंने खींच रखी है। आप देख सकते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस तरीके से खींच रखी है। ये सारी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच में जो रेखा खींची जाती है वो तो होगी हमारी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के समांतर में खींचे जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना। नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ और आप उसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में इसका अगर कोई प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट जब मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो प्रिंट निकाल लेना। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। तो भूमध्य रेखा आपने देख ही ली, ये हमारे पास में कोई ग्लोब है और इसके जो बीचों बीच वाली जो रेखा होती है वो हमारी भूमध्य रेखा होती है। और भूमध्य रेखाओं के समांतर जो भी रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास में, अक्षांश रेखा कहलाती है। और कहाँ से कहाँ चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ चलती है, पूर्व से पश्चिम। पूर्व किधर साइड है, इधर। ठीक है। और पश्चिम किधर है, इधर।
ठीक है, पश्चिम और पूर्व। तो इस बात का ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम चलती है। और इसको किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री में। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, इस तरीके से हमको क्या करना है, अक्षांश रेखाओं का डिनोट। 90 तो उत्तरी हिस्से में रहेगी, जैसे हमारे पास में ये ग्लोब था तो ग्लोब में बीच में भूमध्य रेखा गई, इसके उत्तरी क्षेत्र में 90 रहेगी, दक्षिणी क्षेत्र में भी 90 रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे अक्षांश व जलवायु। अक्षांश और जलवायु में क्या संबंध है। अगर जैसे हमने ये ग्लोब बनाया था, इस ग्लोब में भूमध्य रेखा हमारे पास में ये रही, इस भूमध्य रेखा पर जो जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है। कैसी होती है, उष्ण होती है। अगर हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की हो जाएंगे या फिर दक्षिण ध्रुव की जाएंगे, तो क्या होगी, जलवायु नम होती जाएगी। तो जलवायु कैसी होती है, शीतोष्ण। अगर ध्रुवों पहुंच जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, शीत जलवायु हो जाएगी। आगे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा कि आपकी जो समझ है विकसित होती जाएगी, और साथ में जो टॉपिक है उसके जो मटेरियल है वो भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड होता जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का बेस यही है कि आपको बेस क्लियर करते हुए आगे बढ़ाती है। एनसीईआरटी इसीलिए आपके लिए बनाई गई है ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अक्षांश की बातें हो गई, अब बात करेंगे हम देशांतर की। अब देशांतर जैसे हमने ये पढ़ा था, ये तो हमारे पास में अक्षांश था, ये आपके समझ में आ गया। अब देशांतर की बात करेंगे तो हमारे पास में, जैसे अगर बात करूँ मैं, ये इस तरीके से ये ग्लोब हो गया, और इसमें जो खड़ी खड़ी रेखाएं रहती है, ठीक है ना, ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं वो खड़ी रेखाएं सारी क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, देशांतर। जैसे ये ग्लोब बना हुआ है, इसमें ये जो सारी खड़ी रेखाएं हैं ये क्या कहलाएगी, देशांतर। तो एक बात समझ में आ गई होगी, जो आरडी रेखाएं होती है, ठीक है, जो आरडी रेखाएं होती है ये कहलाती है अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं रहेगी वो कहलाएगी देशांतर। आगे बात करेंगे प्रमुख यामेतर। ठीक है, देशांतर प्रमुख कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि जो समय देखने के लिए जो काम में आती है वो रेखाएं होती है, समय के लिए देशांतर रेखाएं काम में आती है। तो और प्रमुख यामेतर के बारे में पूछे, प्रमुख यामेतर कहाँ से निकल रही है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामेतर क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इसी के हिसाब से पूरे विश्व का टाइम फिक्स होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था अक्षांश 90 तो ऊपर था, 90 ही नीचे था। अब देशांतर में ये हमारे पास में ये ग्लोब बन गया, ये हमारे पास में प्रमुख हो गई। इस साइड में कितनी रहेगी, 180, इधर साइड में कितनी रहेगी, 180। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ग्लोब था, इसके ऊपर 90 थी अक्षांश और नीचे भी क्या थी, 90 थी। लेकिन देशांतर इधर 180 और इधर भी कितनी है, 180। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, देशांतर प्रमुख यामेतर से दूरी की एक माप है। तो दूरी की क्या है, एक माप है दूरी की, जिससे हमें समय का पता चलता है। अगर हम बात करें पूर्व में तो कितनी, 0 से 180, पश्चिम में भी 0 से 180। जबकि हमने अक्षांश पढ़े थे तो कहाँ तक थे, 0 से 90। अगर अक्षांश और देशांतर दोनों, जैसे कि अक्षांश मेरे पास में ये जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से अक्षांश थी, और ये इस तरीके से क्या मिल गई मुझे, देशांतर। एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। तो अक्षांश और देशांतर दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, निर्देशांक बनाते हैं। और ये बहुत सारे अक्षांश हो गए, बहुत सारे देशांतर हो गए, तो ये एक क्या बन गया, एक जाल बन गया। क्या बन गया, ये जाल बन गया। तो इस जाल को हम क्या बोल दिए, एक ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश व देशांतर दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। और ये एक जाल का निर्माण करते हैं, उस जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, उसको ढंग से आप समझना। समय निर्धारण की बात करेंगे हम, समय कैसे निर्धारण किया जाता है। समय निर्धारण की बात करेंगे, ये पूरा ग्लोब है, ठीक है ना, ये ग्लोब है, घूमता कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो पश्चिम तो इधर था हमारे पास में और पूर्व इधर, ठीक है। तो ग्लोब पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इधर घूमेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो एक चक्कर पूरा जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है ये, 24 घंटे। कितना टाइम लगाता है, एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करता है। तो एक चक्कर अगर पूरा गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कितने डिग्री घूम रहा है, 360। तो एक चक्कर में कितना घूम गया, 360। कितने घंटे में घूमा, 24 घंटे में, ठीक है। तो एक घंटे में कितना घूम जाएगा, यहाँ से 24 को हटा के बटा में ले जाएंगे, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 घंटा बच गया। तो 360 बटा 24, 360 में 24 का भाग देंगे, कितना डिग्री बच गया, 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितना डिग्री चलेगा, 15 डिग्री, ठीक है ना। एक घंटे में कितना डिग्री चलेगा, कितना डिग्री, 15 डिग्री, है ना, ठीक है। एक घंटे में अपना ग्लोब कितना डिग्री चलेगा, 15 डिग्री। टोटल कितना डिग्री होता है, 180 इधर और 180 इधर, टोटल 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360। और एक घंटे में 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री। अगर आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें, ताकि मैं इस चीज़ को दोबारा अलग से क्लास ला के और आपको समझा दूँ।
अब टाइम डिपेंड करता है अलग अलग देशों के हिसाब से, ठीक है ना। मेन जो टाइम है वो तो अपना ग्रीनविच टाइम है, GMT, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, IST है। IST मतलब भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और किससे निर्भर होता है ये, GMT से। और ये कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। अब लास्ट टॉपिक है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यदि अगर आप अभी भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में और भी वीडियोज़ और भी नोट्स वगैरह हैं वो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री दी जाएंगी, पूरा कोर्स फ्री करवाया जाएगा, तो आप यहीं पे जुड़े रहें। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामेतर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। हमारे पास में ग्लोब है, ग्लोब में बीच की रेखा क्या कहती है, प्रमुख देशांतर, एक विपरीत में 180 डिग्री, 180 इधर होता है, 180 इधर होता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री विपरीत में क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो बीच का तो हमारे पास में क्या प्रमुख हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास में 180 डिग्री, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको पार करते हैं, तो एक दिन का परिवर्तन हो जाता है। इसको पार करने मतलब क्या हो गया, 180 इधर साइड से, 180 इधर साइड से, 360 पार हो गया एक तरीके से। तो कितने दिन का परिवर्तन हो जाएगा, एक दिन का। तो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को एक बार क्रॉस करने पर क्या परिवर्तन होता है, तो साफ बोल दोगे कि एक दिन का परिवर्तन हो जाता है। इस पहले चैप्टर में आपके इतना ही था। कोशिश की है मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए बनाया जाए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। कुछ अगर डाटा रह गया है तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा। वैसे मैंने कोशिश की है जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो कवर पूरा इसमें कर लिया जाए। फिर भी अगर कोई बच गया हो तो आपको वहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिए, आपको वो जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।